मौजूद नाजरीन, डॉक्टर गुलाम रब्बानी फिदा साहब की ख़ास बात ये भी है कि उन्होंने नस्र और नज़्म दोनों में तबाह आजमाई की और उन्होंने सिनफ़ नात के हवाले से एक खुसूसी मुजल्ला जहाने नात को जारी किया था और उस हवाले से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और अपने उस खुसूसी मुजल्ले को भी एक ख़ास पहचान दी। मगर आज की तारीख में वो मुजल्ला मुकम्मल तौर से बंद हो चुका है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि आखिर वो कौन से वजूहात थे कि आपने खुसूसी मुजल्ला जहाने नात का आगाज़ किया और फिर इस मैदान में आने के बाद आपने अपनी एक पहचान बनाई, अपने मुजल्ले को एक पहचान दी और फिर उस मुजल्ले को आपको बंद करने पर मजबूर होना पड़ा कि उस रिसाले को जारी किया जाए। जी, वो बहुत शदीद ख्वाहिश भी है। जी, तो दूसरी बात यह है कि अब तो उसके लिए मेरे पास वक्त निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वैसे भी हम लोग उस रिसाले की 10 शुमारे निकले उसके, कभी 400 सफ़ात तक भी निकले, कभी 64 सफ़ात के भी निकले। 64 तो नहीं निकले, 94 सफ़ात से 400 सफ़ात तक के हमने उस रिसाले को शाये किया। 10 शुमारे निकले, जैसा कि अभी कल परसों ही सुनने में आ रहा है कि महनामा कंजुल ईमान भी तो है बंद होने जा रहा है। जी, तो जैसे जब इतने बड़े बड़े रिसाले बंद हो रहे हैं तो हमारे जैसे छोटे मोटे पौधे किस काम के होते हैं। जी, असल मसला ये है कि 2010 से मैंने शुरू किया, उससे 3 साल पहले कई रिसाले बंद होना शुरू हो गए। मैंने बहुत ताखीर से जहाने नात का इजरा किया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहाने नात को जारी करने के पीछे आखिर मोहरिक कौन सी चीज थी? जहाने नात को जब इब्तिदा किया था उस वक्त मैं शायरी तो करता था, बहुत सारे मुशायरों में भी शरीक होता था, अजीब मामला देखता था शुरा में। एक शायर गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले महफिल मुशायरे में आया है, गजल के रूप में वो एक गजल सुना रहा है। फिर कुछ दिन ऐसे होते कि नातिया मुशायरा जैसे होता तो वही गजल को चंद लफ्जों की हेर फेर के साथ वो नात के तौर पर पेश करता। अच्छा, इस तरह के मामला थे। और दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ पे अफरात व तफरीत, गुलू व मुबालगा बहुत ज्यादा पाया जाता है आज भी। अगर हम लोग खुसूसन रियासत मैसूर और रियासत हैदराबाद के अक्सर पेशतर शोरा को आप देखें तो हमारे यहाँ पे सबसे पसंदीदा मौजू एक ही है, मदीना से दूरी व महजूरी। जी, हमने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के उन पहलुओं को नात के कालिब में डालने की कोशिश नहीं की जो अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमने उनको पेश करने की कभी जसारत नहीं की, कभी मुश्किल से कहा। हमने सिर्फ इतना कहा कि या रसूलल्लाह हमें जल्दी बुला लो, हमारा दिल नहीं लग रहा है। नात की अगर नात के उस्ताद के दौर पर अगर आप देखें, नात सीखनी चाहें तो आप देखें आला हज़रत अला रहमत रिज़वान को। कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है, वहां पर जो बयान किया गया है उसी की रोशनी में आला हज़रत की नात को देखकर, इमाम नात गोयान की नात को देखकर आप सही फैसला कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से बात ये समझ में आ रही है कि मैदान नात में जो इफरात व तफरीत से काम लिया जा रहा था जी, और बिलखुसूस मैदान नात में हर ऐरा गैरा आ करके अपने आप को नात गो में शुमार कराना जो चाह रहा था, आपने इन्हीं बातों की तदारुक के लिए जो है ना, इन्हीं बातों की तदारुक के लिए आपने जो है इस रिसाले का इजरा फरमाया था। लेकिन इस रिसाले के बंद होने के पीछे आखिर क्या वजूहात थे? क्या माशी मसाइल सामने आए या फिर कलमकारों की किल्लत आपने महसूस की थी? यूं तो आप किसी को कहिएगा कि गजल पे लिखिए, किसी की शख्सियत पे लिखने के लिए तो आपको बेशुमार कलमकार मिल जाएंगे, जी, लेकिन आपको फन्ने नात पर लिखने के लिए, नात पर तनकीद करने वाला हमारे इलाके में कोई पाया ही नहीं जाता। 2-4 नाम हैं, अगर आपका रियासत भर में अगर देखें तो वही लोग हैं जो तनकीद नात पे काम करते हैं। ऐसी सूरत में पहली बात तो कलमकारों की कमी थी। हम ले दे के कहीं और से कलमकारों का जुगाड़ भी कर लेते, लेकिन माशी हालात भी दामन गिरे थे। आज भी मुझे याद है कि 1000 कापियों में 850 से 900 कापियां मुफ्त तकसीम हो जाती थी, जिसका डाक खर्च भी अपने जिम्मा होता था। यानी उर्दू के क़ारीन के अंदर ये ज़ौक़ नहीं है कि वो उर्दू रिसालों को खरीद कर पढ़े, जिसके सबब उर्दू रिसाले बंद होते हुए नजर आ रहे हैं।
اور ہوتا یہ ہے کہ جو شخص جاری کرتا ہے اسے بے شمار معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ اس رسالے کے بند ہونے کے پیچھے بھی دونوں وجوہات کار فرما تھے۔ ایک تو قلم کاروں کی قلت کا بھی احساس ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے جاری رکھنے میں معاشی مشکلات کا بھی سامنا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ کے اندر شاعری کا شوق اور ذوق کیسے پیدا ہوا؟ شاعری کا شوق حیدرآباد کی آب و ہوا کے ذریعے۔ تو ہم نے حیدرآباد میں زبان طالب علمی کے مختلف، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اردو گھر میں ہماری نشستیں ہوا کرتی تھیں، تو وہاں پر ناولیں وغیرہ پڑھتے، شعر و شاعری پر مشتمل کتابیں پڑھتے، آئے دن وہاں پر مشاعرے منعقد ہوتے تھے اور محفل افسانہ بھی سجتی تھی۔ تو وہیں رہتے ہوئے اسی آب و ہوا کی وجہ سے شعر و شاعری کرنے لگے۔ میرے شاعری میں استاد رہے حضرت علامہ میکہ شاہ اجمیری۔ اچھا، میکہ شاہ اجمیری صاحب نے اس سے آپ نے اصلاح لی؟ جی جی، ان سے ملاقات رہی آپ کی؟ الحمدللہ ملاقات رہی ہے، کئی مرتبہ ان کے گھر بھی جانا، بلواڑا میں ہوتے تھے، نمباہڑا راجستھان میں۔ اچھا، تو ان کے ہاں جانا ہوا آپ؟ جی، آپ کے والد صاحب بھی شاعر تھے، ساغر اجمیری کے نام سے۔ اچھا، میکہ شاہ اجمیری کے والد گرامی ساغر اجمیری صاحب، ان کا مجموعہ کلام تھا پتھروں میں پھول۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی مجموعہ کلام منظر عام پہ آیا کہ نہیں؟ الحمدللہ کئی مجموعہ کلام منظر عام پر آئے، جس میں جو ہے شاعری میں خصوصاً نعت پہ 7-8 مجموعے آئے۔ مدینہ مدینہ آیا، پھر گلزار نعت، گلستان نعت، اور اس کے ساتھ جو ہے شعر آرزو میں جی صحرا لہو لہو، جی جی، یہ غزلیات پر مشتمل ہے۔ جب نعت پر بات چلی رہی ہے تو الحمدللہ میں نے کرناٹک کے حوالے سے نعت پر اپنے حصے کی کام مکمل کرنے کی کوشش کی۔ کرناٹک میں نعت گوئی کے نام سے میں نے خصوصی رسالہ نکالا جہان نعت کا۔ اور دوسری بات، کرناٹک میں نعتیہ شاعری، جب ریاست کرناٹک کا قیام ہوا اس وقت سے لے کر دسمبر 2014 تک میں نے اس پر مکمل تحقیق کتاب شائع کی، جس کے ناشر کرناٹک اردو اکیڈمی ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے انعام سے بھی نوازا گیا